तो आपके पास डिजीज़ क्या है? विदाउट ईज़, डिजीज़ मीन्स विदाउट ईज़ या अनईजीनेस, व्हेन समथिंग इज़ रॉन्ग विद द बॉडी फंक्शंस। अगर बॉडी फंक्शन कर रहा है और उसके बॉडी के फंक्शन में किसी भी तरीके से कोई गलती हो जाती है तो आप क्या हो जाते हैं? डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो डिजीज़ क्या है? व्हेन समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग विद योर बॉडी या एब्सेंस ऑफ हेल्थ, तो ये आपका डिजीज़ है। या माल एडजस्टमेंट विद द एनवायरनमेंट, इलनेस क्या है आपके पास? जब डिजीज़ की वजह से आपके बिहेवियर में चेंज आ जाता है तो उसको आप इलनेसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डिजीज़ की वजह से फॉर एग्जांपल आप बीमार हो गए और उस बीमारी की वजह से आपकी सोशल लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, आपकी जॉब लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। फॉर एग्जांपल, आप बीमार हो गए तो आप ड्यूटी नहीं कर सकते, आप बीमार हो गए तो आप जो है ना खाना नहीं खा सकते, आप बीमार हो गए तो आप जो है ना बाहर नहीं जा सकते, सोशल इंटरेक्शन नहीं रख सकते। तो उसकी वजह से आपकी बिहेवियर में क्या क्या चेंज आ गया, तो इसको आप इलनेसेस कहेंगे। दूसरा हमारे पास सिकनेस है। सिकनेस क्या है? सोशल डिसफंक्शन। अगर आपका सोशल इंटरेक्शन ख़त्म हो जाता है किसी डिजीज़ की वजह से तो उसको आप क्या कहेंगे? सिकनेस कहेंगे। तो ये डिजीज़ क्या है? फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन है। इलनेस क्या है? सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ पर्सन हु फील अवेयर ऑफ नॉट बीइंग वेल। अगर किसी को लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ तो वो क्या होगा? उसको इलनेस होगी। सिकनेस क्या है? सोशल डिसफंक्शन। जब आपका रोल खराब हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपकी सोसाइटी में क्या रोल है? फॉर एग्जांपल, अगर आप जॉब करें एज ए नर्स, तो अगर आपका एज ए नर्स आपकी बीमारी की वजह से आप जॉब नहीं नहीं कर पाते तो आपका क्या हो जाता है? ये आपकी सिकनेस हो जाती है। तो इसको आप सिकनेस कहते हैं। इस तरह आप लोगों ने सुना होगा होम सिकनेस, कि इसको होम सिकनेस है। तो सिकनेस का मतलब क्या है? जब आपकी सोशल डिसफंक्शन हो जाती है, जब आपका सोशल इंटरेक्शन ख़राब हो जाता है डिजीज़ की वजह से, तो उसको आप सिकनेस कहेंगे। अब डिजीज़ किस तरह काज हो जाती है तो उसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के कंसेप्ट है। तो ये पहला वाला कंसेप्ट हमने होस्ट एजेंट एनवायरनमेंट। तो आप लोग जो है पहले लेक्चर को दूसरे लेक्चर से पहले आप पहला लेक्चर देखेंगे तभी आपको ये इस लेक्चर की समझ आएगी और ये आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगी। तो उन लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिजीज़ जो है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में, जिसमें मैंने होस्ट एनवायरनमेंट और एजेंट का जिक्र किया था। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है आपके पास, इसका आज भी हम जिक्र करेंगे। दूसरा हमारे पास एक जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज़, जिस तरह हमने इकोलॉजिकल कंसेप्ट में पढ़ा कि जो इकोलॉजिकल कंसेप्ट है वो जो बायोमेडिकल कंसेप्ट है वो किस बेस पे हैं? वो जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज़ के बेस पे हैं। तो जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज़ क्या है, इसका भी हम जिक्र करेंगे। व्हील ऑफ काजेशन क्या है, वेब ऑफ काजेशन क्या है। तो एपिडेमियोलॉजिकल जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज़ के मुताबिक ये किसने, रॉबर्ट कोच एंड लाइस पास्चर ने इसको प्रेजेंट किया था और इसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो उसने क्या कहा था कि हर एक डिजीज़ के लिए एक माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को मलेरिया काज होती है, किसी को टीबी काज होती है, किसी को जो है ना कोविड काज हो जाती है, किसी को जो है ना फॉर एग्जांपल डायरिया काज हो जाता है, तो वो किसी खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से काज होता है। और दूसरी बात उसकी क्या थी, विच स्पेसिफिक फॉर द, और हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक होता है। एंड वन मस्ट बी एबल टू आइसोलेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डिजीज्ड ह्यूमन बीइंग्स। और अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो उनके ब्लड से या उनके कल्चर से हम उसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकेंगे। तो ये जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज़ है। दूसरा हमारे पास क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है कि डिजीज़ जो है वो एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट कंबाइंड हो जाते हैं और वो डिजीज़ को काज कर लेते हैं। तो एजेंट, जिस तरह हमने एजेंट का भी जिक्र किया था कि फिजिकल, केमिकल एजेंट्स, मैकेनिकल एजेंट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के एजेंट्स हैं जो कि डिजीज़ को काज करते हैं। फिर होस्ट हमारे पास क्या है, होस्ट हमारे पास ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, जो कि डिजीज़ को क्या देते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पनाह देते हैं, उनको जगह देते हैं ताकि वो डिजीज़ क्या हो जाए, उनको उधर काज हो जाए और अपनी जो है ना ग्रोथ बढ़ा दें। एनवायरनमेंट क्या है, बाहर की तरफ से जो फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फेवरेबल एनवायरनमेंट जिसका हम जिक्र करते हैं कि अगर एनवायरनमेंट सूटेबल एनवायरनमेंट का जिसका हम जिक्र करते हैं कि बाद एनवायरनमेंट डिजीज़ के लिए सूटेबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जो बैक्टीरिया होते हैं वो मॉडरेट टेम्परेचर में ज़्यादातर वो जो है ना एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर आप जो है पॉइज़न फूड वगैरह खा लेते हैं तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाती है, जो आपको फूड पॉइजनिंग वगैरह का कर लेते हैं।
तो ये क्या हो जाता है, ये आपके एनवायरनमेंट जो है वो बैक्टीरिया जो है किसी खास टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है। वायरस जो है वो सिर्फ ह्यूमन लिविंग बॉडी में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप फंजाई एज की बात कर लें तो वो क्या कर सकते हैं, वो जो है ना एनिमल या ह्यूमन बीइंग के बॉडी में जो है ना वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, और उसके लिए वो एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, सूटेबल हो जाता है। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल में क्या है कि आपका एजेंट कोई पैथोजन होगा और आपका जो होस्ट होगा वो ससेप्टेबल होगा। ससेप्टेबल का मतलब है कि वो प्रोन होगा टूवर्ड द डिजीज़। प्रोन का मतलब क्या है, प्रोन का मतलब ये है कि उसको डिजीज़ इजीली काज हो सकती है। फिर आपका एनवायरनमेंट क्या होगा, फेवरेबल कंडीशंस होंगे एनवायरनमेंट के। जब ये चीज़ होगी, पैथोजन मौजूद होगा, एनवायरनमेंट ससेप्टेबल होगा मतलब रिस्क पे होगा, और कंडीशन फेवरेबल होंगी, तब डिजीज़ काज होगा, अदरवाइज डिजीज़ काज नहीं होगा। अब एग्जाम्पल लिया हुआ है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एजेंट में क्या आता है और होस्ट में क्या आ जाता है, एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है। तो होस्ट क्या है हमारे पास, टीथ एंड गम्स, ये हमारे पास क्या है, ये होस्ट है। बैक्टीरिया एंड प्लेग क्या है, ये हमारे पास क्या एजेंट है। और शुगर इन फूड ये क्या है, ये फेवरेबल एनवायरनमेंट है। और उसकी वजह से ये तीनों जब कंबाइन हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया भी मौजूद है और वो टीथ एंड गम जो है उसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट भी है, मतलब वह है कि शुगर एंड फूड है और वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तो क्या होगा, आपका टूथ डिके भी काज हो जाएगा और गम डिजीज़ उस वजह से काज होंगे। दूसरी मिसाल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर टीबी काज हो जाती है तो वो किस तरह काज होती है। तो एजेंट में क्या होता है, टीबी किस वजह से काज होती है, बैक्टीरिया की वजह से काज होती है, तो टीबी ऑर्गेनिज्म है। एनवायरनमेंट क्या है कि अगर एनवायरनमेंट क्राउडिंग एनवायरनमेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग एक जगह रह रहे हैं, वेंटिलेशन वहाँ पे प्रॉपर नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, तो एनवायरनमेंट क्या है, फेवरेबल एनवायरनमेंट उसके लिए टीबी के लिए प्रोवाइड करेगा। होस्ट क्या है, होस्ट का हमने ससेप्टेबल होस्ट। अब ससेप्टेबल की मैं और भी आपको समझा दूं कि फॉर एग्जांपल अगर होस्ट का न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगा और उनमें दूसरी डिजीज़ भी होंगे, उनका इम्यूनिटी सही नहीं होगा, तो वो क्या होगा, वो ससेप्टेबल होगा, उसको डिजीज़ इजीली काज होगी। तो अगर तीनों फैक्टर फेवरेबल होंगे तभी डिजीज़ काज हो जाएगा, और ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के मुताबिक कंसेप्ट है। फिर हमने एजेंट का पहले जिक्र किया था कि हमारे पास बायोलॉजिकल एजेंट्स आ जाते हैं जिनमें इन्फेक्शस एजेंट, एंसिक और एनिमल एलर्जन है, फिर केमिकल है जिसमें एयर पोल्यूटेंट है, टॉक्सिक वेस्ट है, पेस्टिसाइड्स है, फिर हमारे पास फिजिकल जिसमें नॉइज़, रेडिएशन, हीट, कोल्ड एंड इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। मैकेनिकल में फॉर एग्जांपल अगर आप क्रॉनिक फ्रिक्शन एंड अदर मैकेनिकल फोर्स है, जिस क्रशिंग है, टीयरिंग, स्प्रेन, डिसलोकेशन, डेथ वगैरह। सोशल में आपके पास पॉवर्टी, एक्सेस टू वेल्थ, इसका हमने पहले लेक्चर में डिटेल के साथ जिक्र किया था, तो आप पहले लेक्चर को देख के भी आप उसको समझ सकते हैं, और ये जो है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट है। फिर तीसरा जो हमारे पास कंसेप्ट है, वेब ऑफ काजेशन है। वेब का मतलब जिस तरह के मकड़ी का जाला होता है, तो वेब ऑफ काजेशन, मकड़ी का जाला हम इसको क्यों कहते हैं, इसका मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो वेब ऑफ काजेशन के मुताबिक क्या है कि डिजीज़ जो है वो मुख्तलिफ फैक्टर कंबाइन हो जाते हैं और वो डिजीज़ काज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है तो उसके लिए रिस्क फैक्टर कौन से हैं, हाइपर कोलेस्टेरेमिया, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन। तो ये सारे फैक्टर कंबाइन हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, और वो क्या करते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के कजेशन बन जाती है। अब हर एक की अलग इंपॉर्टेंस भी है और हर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी है, और वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को स्मोकिंग है तो स्मोकिंग की वजह से उसको हाइपरटेंशन हो जाता है। अगर किसी को हाइपरटेंशन हो जाता है तो उसका क्या होता है, उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ इजीली काज हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्ट्रोक की, तो स्ट्रोक वेब ऑफ काजेशन को अप्लाई करते हुए हम वेब ऑफ काजेशन को किस तरह हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम अप्लाई करेंगे स्ट्रोक पे या हार्ट डिजीज़ पे, तो ये आप लोगों को हार्ट डिजीज़ बताया हुआ है, दूसरा आप लोगों को स्ट्रोक बताया हुआ है। तो वेब ऑफ काजेशन के मुताबिक स्ट्रोक और हार्ट डिजीज़ किस तरह काज होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, आपके डाइट, आपका स्ट्रेस, आपके हार्मोनल लेवल, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी। तो अगर आप डाइट जो है वो प्रॉपर डाइट नहीं लेते, या आप जो डाइट जो है उसमें ज़्यादा फैट होता है, फिर आपकी जो है ना, आप स्ट्रेसफुल है ज़्यादा, आपकी जो है हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, हार्मोन लेवल आपकी ठीक नहीं है, फिर आपकी जो है ना फिजिकल एक्टिविटी सही नहीं है, तो इन सारे फैक्टर की वजह से क्या हो जाएगी, ओबेसिटी काज हो जाएगी। और ओबेसिटी जो है वो फिर
आपकी ओबेसिटी जो है वो क्या करेगी, वो हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, वो जो आर्टरीज होगी उनको जो है ना सख्त करेगी, और उनकी सख्ती की वजह से स्ट्रोक काज होगा, और उसके साथ स्ट्रोक भी काज हो सकता है और हार्ट डिजीज़ भी काज हो सकते हैं। तो क्या हो गया कि हमारे पास मुख्तलिफ फैक्टर कंबाइन हो गए, और उसने क्या किया, स्ट्रोक को भी काज किया और हार्ट डिजीज़ को भी काज किया। तो ये जो है ना एक जाली नुमा शक्ल में होते हैं, जिस तरह मकड़ी का जाला होता है कि वो जो है ना क्या होते हैं, एक एक को धागे को कंबाइन करते हैं, वो धागानुमा उसका जाल होता है, तो वो एक एक को कंबाइन करते हैं तो वो एक जाल बन जाती है और उसमें मच्छर वगैरह फंस जाता है। इस तरह ये मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं और ये फैक्टर एक जाल बना लेते हैं, और उसमें क्या हो जाता है, इंसान ह्यूमन बीइंग है या एनिमल है वो फंस जाता है और उसको वो डिजीज़ काज हो जाती है। तो इसमें क्या है, हर एक फैक्टर इंडिविजुअली भी डिजीज़ कर सकते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए भी वो डिजीज़ को काज कर सकते हैं। अब व्हील थ्योरी क्या है, व्हील थ्योरी जो है वो ये है कि ये थ्योरी जो है इसने जेनेटिक फैक्टर को लिया हुआ है। तो आप व्हील थ्योरी के साथ जेनेटिक फैक्टर को एसोसिएट कर लें कि व्हील थ्योरी जो है इसमें एक एडिशनल फैक्टर के न सिर्फ डिजीज़ जो है कि जिस तरह हमने जर्म थ्योरी में पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज़ काज होते हैं, फिर हमने दूसरी थ्योरी में पढ़ा वेब ऑफ कॉजेशन में मुख्तलिफ फैक्टर कंबाइन हो जाते हैं वो डिजीज़ काज करते हैं, लेकिन उसमें हमने जेनेटिक फैक्टर का जिक्र नहीं किया। फिर हमने वो दूसरे डिजीज़ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में हमने जिक्र किया कि उसमें जो है ना होस्ट एनवायरनमेंट कंबाइन हो जाता है वो डिजीज़ काज करते हैं। जेनेटिक का हमने जिक्र नहीं किया था, लेकिन व्हील थ्योरी ने क्या किया, उसने जेनेटिक फैक्टर को शामिल किया कि डिज़ीज़ जो है वो न सिर्फ इन चीज़ों की वजह से काज होते हैं बल्कि बाज़ डिजीज़ इस तरह भी होते हैं कि इनमें जेनेटिक फैक्टर भी हो जाए। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, या जितनी भी बच्चों को कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, या जितनी भी बर्थ डिफेक्ट्स हैं जो भी आ जाते हैं, ये सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये व्हील थ्योरी उनको क्या करते हैं, सपोर्ट और डिफाइन करते हैं। तो इस जो जेनेटिक फैक्टर है वो इनका सेंट्रल रोल है। व्हील थ्योरी इसको क्या कहते हैं, व्हील की शक्ल में होता है, और व्हील का जो रिम है जो सेंट्रल पार्ट होता है वो क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर होते हैं। तो मतलब जेनेटिक फैक्टर का मेन रोल होता है डिजीज़ की काजेशन में। फिर जो सपोर्टिंग फैक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल जेनेटिक फैक्टर के साथ साथ अगर एनवायरनमेंट भी फेवरेबल बन जाता है, और आपके सोशल एनवायरनमेंट में फिर फिजिकल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, तो ये अगर इस एनवायरनमेंट भी फेवरेबल हो जाता है और जेनेटिक फैक्टर भी मौजूद है, पॉजिटिव है, तो वो डिजीज़ क्या हो जाएगा, काज हो जाएगा। अब ये फैक्टर का हमने पहले जिक्र किया था, फिजिकल फैक्टर में क्या क्या आ जाता है, बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या आते हैं, और सोशल फैक्टर में क्या आ जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर कंबाइन हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, उसके साथ जेनेटिक फैक्टर भी मिल जाते हैं, तो वो डिजीज़ काज कर लेते हैं। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ हमने जो थर्ड लेक्चर है उसमें हम जिक्र करेंगे डिटेल के साथ, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ क्या है, कि फॉर एग्जांपल किसी को अगर डिजीज़ होती है तो डिजीज़ किस तरह एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको टीबी होती है तो टीबी जो माइक्रोब्स हैं वो किस तरह अंदर जाते हैं, फिर वो किस तरह रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन के बाद वो किस तरह उनके साइन सिम्टम डेवलप हो जाते हैं, साइन सिम्टम के बाद वो किस तरह आप उसको ट्रीटमेंट करते हैं, फिर आप या तो डेथ की तरफ जाते हैं या वेलनेस की तरफ जाते हैं। तो इन सारे प्रोसेस को जब आप पढ़ते हैं तो इनको आप क्या पढ़ेंगे, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ में पढ़ेंगे। तो अनइंटरप्टेड प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ प्रोसेस इन द इंडिविजुअल ओवर टाइम इन द एब्सेंस ऑफ इंटरवेंशन। अगर इन सब प्रोसेस में आप जब कोई इंटरवेंशन नहीं करते, फॉर एग्जांपल आपको साइन सिम्टम अपीयर हो गया और आपने कोई इंटरवेंशन नहीं किया और डिजीज़ ने क्या किया, प्रोग्रेस कर लिया, तो इसको नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ कहेंगे। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ को आप समझ ले कि एक पीरियड होता है, डिजीज़ का पीरियड होता है। कब से होता है कि किस तरह डिजीज़ माइक्रोब जो है अंदर जाते हैं और किस तरह पूरी रिप्रोडक्शन करते हैं, किस तरह साइन सिम्टम डेवलप करते हैं, इन सब पीरियड को क्या कहते हैं, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ कहते हैं। तो जब आप इंटरवेंशन नहीं करते तो या तो आप रिकवरी की तरफ जाते हैं या डिसेबिलिटी या डेथ की तरफ चले जाते हैं। तो आपका क्या होता है स्टेज अप, तो आपके मुख्तलिफ स्टेजेस से जब आपको डिजीज़ होती है आपको इस तरह डायरेक्टली डिजीज़ नहीं होती, बल्कि वो डिजीज़ मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरती है। फॉर एग्जांपल पहले आपके क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी स्टेज। फॉर एग्जांपल अगर आप रिस्क पे हैं, और दूसरा ये कि एक्सपोजर, आप एक्सपोज हो गए, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्सपोज हो गए, किसी एनवायरमेंटल फैक्टर को एक्सपोज हो गए, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे बॉडी के अंदर, और उस स्टेज की वजह से क्या हो जाएगा, वो डिजीज़ प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तब आपका क्या होगा, सब क्लिनिकल स्टेज, अभी साइन सिम्टम डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगा, ऑनसेट ऑफ सिम्टम डेवलप हो जाएंगे।
जब सिम्टम डिवेलप हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, उस टाइम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं, फिर आप क्लिनिकल स्टेज में आ जाते हैं। क्या आपको साइन सिम्टम डिवेलप हो जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको टेस्ट वगैरह करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। फिर जब आप ट्रीट करते हैं या तो आप रिकवरी की तरफ चले जाते हैं, मतलब आप या तो आप ठीक हो जाते हैं या आप डिसेबिलिटी आपको हो जाती है, और या अल्टीमेट आपको क्या हो जाता है, डेथ काज हो जाता है। तो ये सारा पीरियड आपको किस में आ जाता है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ में आता है। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ ये इन सब ससेप्टिबिलिटी स्टेज से लेकर रिकवरी और डेथ तक जो पूरा पीरियड है, इसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ कहेंगे। और स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज़ क्या है कि कुछ डिजीज इस तरह भी होते हैं कि इनके साइन सिम्टम डिवेलप नहीं होते, कुछ के जल्दी साइन सिम्टम डिवेलप हो जाते हैं। तो साइन सिम्टम जल्दी डिवेलप होना या लेट डिवेलप होना, फॉर एग्जांपल अगर कैंसर है तो कैंसर का आपको तकरीबन स्टेज 3-4 में पता चल जाता है, अनटिल अनलेस यू आर गोइंग फॉर स्क्रीनिंग। तो अगर आप स्क्रीनिंग नहीं करते तो फिर आपको साइन सिम्टम जब डिवेलप होते हैं तो आपका कैंसर स्टेज 3-4 में होता है, तब उसका इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो कुछ डिजीज़ का आपको बाद में पता चल जाता है, खुद को आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज़ है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज़ में क्या देते हैं, आपका एसिम्टोमेटिक और माइल्ड केसेस भी आते हैं और आपके सिम्टोमेटिक केसेस भी आते हैं। तो क्या होता है कि या तो आप जो है ना, आपको साइन सिम्टम डिवेलप हो जाते हैं और या आपको साइन सिम्टम डिवेलप नहीं होते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो साइन सिम्टम आपको डिवेलप नहीं होते, नज़र नहीं आते आपको, और सम टाइम आपको क्या हो जाता है, साइन सिम्टम डिवेलप हो जाता है। आपको आपके बॉडी में अभी बहुत सारी डिजीज़ शायद होंगे, लेकिन आपको साइन सिम्टम का उसको पता नहीं होगा। तो ये क्या है, ये सारे स्पेक्ट्रम हैं कि डिजीज़ के मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेक्ट्रम होते हैं कि उसके एसिम्टोमेटिक स्टेजेस भी उसमें आ जाते हैं, उसमें सिम्टोमेटिक स्टेजेस भी आते हैं। अब आइसबर्ग फिनोमेना क्या है, इसमें एक टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है और एक सबमर्ज या हिडन पार्ट होता है। तो आइसबर्ग में क्या होता है, जो आपका हिडन पार्ट होता है आपको मोस्टली उसका पता नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द पीरियड जो डिजीज़ का होता है वो एसिम्टोमेटिक होता है, जिसका आपको कोई पता नहीं होता। लेकिन देखो, ये जो पहाड़ है, जो आपको बड़ा पहाड़ नज़र आ रहा है, ये आपके क्या है, ये आपका किनारा है, ये आपका सारा क्या हुआ है, वो हिस्सा है जो आपको नज़र नहीं आता, एसिम्टोमेटिक। और ये जो हिस्सा है ये आपको नज़र आता है। तो क्या होता है कि बहुत सा जो हिस्सा होता है डिजीज़ का वो आपको नज़र नहीं आता, और कम जो पीरियड होता है या हिस्सा होता है वो आपको नज़र आ जाता है। तो ये सारा ये क्या है, आइसबर्ग फिनोमेना है कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आइसबर्ग है वो इनविजिबल होता है, और जो सम पार्ट ऑफ द आइसबर्ग होता है वो विजिबल होता है। तो द फ्लोटिंग रिप्रेजेंट द क्लिनिकल केसेस। तो जो फ्लोटिंग है, जो आपको जो ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा था, ये क्या है, ये क्लिनिकल स्टेज है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर के पास तब जाते हैं ना जब आपको साइन सिम्टम डिवेलप हो जाते हैं। तो जो क्लिनिकल फेज होता है वो स्मॉल पार्ट होता है उसका, और जो रिमेनिंग हिडन पार्ट होता है ना, जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्ट होता है, वो सब क्लिनिकल स्टेज होता है। तो मोस्टली जो डिजीज़ होते हैं सब क्लिनिकल स्टेजेस में होते हैं। तो अगर आप जो है सब क्लिनिकल स्टेज में किसी डिजीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है, उनका इलाज जो है, उनका ट्रीटमेंट। अच्छा, तो यही वही आइसबर्ग फिनोमेना है। ये आपको ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखाया हुआ है कि फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले बेस ऑफ द ट्रायंगल से जाते हैं, ये नंबर 1 बेस ऑफ द ट्रायंगल, कि आपको जब एक्सपोजर हो जाता है लेकिन इन्फेक्शन नहीं हुआ है अभी, फिर आपको क्या हो जाता है, और ये आपका ज़्यादातर हिस्सा आपका इसमें गुजर जाता है, ये ज़्यादातर पार्ट ये है। फिर जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है लेकिन आपको कोई साइन सिम्टम अपीयर नहीं होते, फिर आपको माइल्ड साइन सिम्टम डिवेलप हो जाते हैं। यहाँ तक आपका क्या है, आपका सब क्लिनिकल स्टेज है। ये टिप पे क्लिनिकल स्टेज, जब आपको साइन सिम्टम डिवेलप हो जाता है तो ये आपका टिप में आ जाता है। फिर इसके बाद क्या हो जाता है, जो ब्लैक होता है और क्या होता है, आप डेथ की तरफ चले जाते हैं। तो डिजीज़ का जो मोस्ट पार्ट होता है वो हिडन होता है हमसे, और जो उसका स्मॉल पार्ट होता है वो हमें नज़र आ जाता है। इसको आप क्या कहते हैं,
स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज और आइसबर्ग फिनोमेना। अभी लास्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव था एंड इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ। अब हेल्थ, किसी पॉपुलेशन के हेल्थ को या इंडिविजुअल हेल्थ को आप किस तरह मेजर करेंगे कि कोई पॉपुलेशन है या इंडिविजुअल है वो हेल्थी है या नहीं है, और अगर हेल्थी है तो इसके हेल्थ को आप किस तरह मेजर करेंगे। तो WHO ने मुख्तलिफ़ किस्म के उसके ऊपर काम किया हुआ है और मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर बताए हुए हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्थ को मेजर करते हैं। मतलब कुछ इस तरह के पैमाने हैं कि जिसके थ्रू हम ये मालूम कर सकते हैं कि एक पॉपुलेशन या इंडिविजुअल कितना हेल्थी है। अब मॉर्टिलिटी रेट, पहले इंडिकेटर हमारे पास क्या है, मॉर्टिलिटी। फॉर एग्जांपल उसमें क्या क्या आते हैं, क्रूड डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मॉर्टिलिटी, चाइल्ड मॉर्टिलिटी, अंडर 5। तो जितनी भी मॉर्टिलिटीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर इन्फेंट मॉर्टिलिटी किसी पॉपुलेशन में ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉपुलेशन हेल्थी नहीं है। और अगर वो कम है तो इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन हेल्थी है। इस तरह अगर अंडर 5 मॉर्टिलिटी है तो इससे ये हमारे पास मॉर्टिलिटी इंडिकेटर से हमें हेल्थ का पता चल सकता है। दूसरा मॉर्बिडिटी, मतलब डिजीज़। अगर मॉर्बिडिटी, तो डिजीज़ का हमें किस तरह पता चलेगा, इंसिडेंस और प्रेवेलेंस से। ओपीडी अटेंडेंस, फॉर एग्जांपल अगर ओपीडी में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि वो पॉपुलेशन ज़्यादा डिजीज़ के साथ, डिजीज़ ज़्यादा है वहाँ पर, एडमिशन ज़्यादा हो रहे हैं, डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहे हैं और हॉस्पिटल में उसके स्टे ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये सारे पैमाने हैं किस चीज़ के, हेल्थ के, कि अगर ये चीज़ें हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉपुलेशन हेल्थी नहीं है, और अगर ये कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पॉपुलेशन हेल्थी है। अब दूसरा न्यूट्रिशन इंडिकेटर, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। एंथ्रोपोमेट्रिक का मतलब है कि आप जो है हेल्थ, हाइट को, वेट को, बीएमआईज वगैरह, अगर इन चीज़ों का अगर आप मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन को आप मेजर करते हैं, लो बर्थ वेट वगैरह है, तो ये सारे क्या है, न्यूट्रिशन स्ट्रेस इंडिकेटर। अगर किसी का बीएमआई नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि वो पॉपुलेशन हेल्थी है। अगर किसी का बीएमआई नॉर्मल नहीं है, मतलब या कम है या ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो हेल्थ से क्या है, हेल्थी नहीं है। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ डिलीवरी सिस्टम सही है तो इसका आपको किस तरह पता चलेगा, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो से। फॉर एग्जांपल अगर एक डॉक्टर जो है कितनी पॉपुलेशन को कवर कर रहा है, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम सही नहीं है। और अगर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम सही नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि वो पॉपुलेशन हेल्थी नहीं है। नर्स और पेशेंट रेशो कितनी है, अगर नर्स पेशेंट रेशो ज़्यादा है आपके पास तो इसका क्या मतलब है कि वो पॉपुलेशन क्या है, उस पर बर्डन ज़्यादा है वो उधर। अगर बर्डन ज़्यादा है तो वो पॉपुलेशन क्या है, उसकी हेल्थ केयर डिलीवरी सही नहीं है। अगर हेल्थ केयर डिलीवरी सही नहीं है तो वो पॉपुलेशन हेल्थी नहीं है। इस तरह यूटिलाइजेशन रेट से आपको हेल्थ का पता चल जाता है। यूटिलाइजेशन रेट में क्या क्या आते हैं, इम्यूनाइजेशन कवरेज, वो पॉपुलेशन जो एपीआई में आप इम्यूनाइजेशन हम पढ़ते हैं तो वो कितना इम्यूनाइज्ड है पॉपुलेशन। और एंटीनेटल केयर जो है कवरेज कितनी है, जो माएँ हैं जो टीके वगैरह लगाते हैं तो वो मतलब कितने वो लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। हॉस्पिटल डिलीवरी सिस्टम किस तरह है, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस मतलब फीमेली प्लानिंग है कि नहीं है, बेड ऑक्यूपेंसी रेट कितनी है। इससे आपको यूटिलाइजेशन रेट का पता चलेगा। और यूटिलाइजेशन रेट से आपको हेल्थ का पता अंदाज़ा हो जाएगा। फिर सोशल और मेंटल हेल्थ, आप सोशल और मेंटल हेल्थ आप किस तरह मालूम करेंगे कि सुसाइड रेट कितना है उधर पे, वायलेंस की कितनी है, फिजिकल वायलेंस है, मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइम्स हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है, ये सारे आपके सोशल और मेंटल हेल्थ में आ जाते हैं और इससे आपके हेल्थ का पता चल जाता है। एनवायरनमेंटल इंडिकेटर में पॉपुलेशन जो है वो उसकी एक्सेस है साफ ड्रिंकिंग वाटर को कि नहीं है, और वो जो है ना उसकी सैनिटेशन सिस्टम किस तरह है, एयर पोल्यूशन की लेवल क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन क्या है। तो ये सारे क्या किस में आ जाते हैं, एनवायरनमेंटल इंडिकेटर में आ जाते हैं और इन इंडिकेटर से आपको हेल्थ का अंदाज़ा होगा। सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर में जिस तरह रेट ऑफ पॉपुलेशन है, जीडीपी उसकी कितनी है, डिपेंडेंसी रेशो का मतलब क्या है, डिपेंडेंसी रेशो का मतलब यह है कि एक फैमिली मेंबर के ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है। लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो कितनी है, मतलब कितने लोग बेरोज़गार है, लिटरेसी रेट कितनी है। तो अगर किसी पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि उसका सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर अच्छा है। अगर सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर अच्छा है इसका मतलब है कि वो लोग हेल्थी है। तो इससे क्या होता है, आप हेल्थ को मेजर कर सकते हैं। तो इसके साथ आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। इस लेक्चर को आप लोग देख लें, उसको पढ़ लें, और अगर आप लोगों को कोई मसला होगा, कोई क्वेरीज होगी तो इसलिए आप लोग जो है ना वो पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।